सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हमसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे जो उन्होंने सहाफ़ियों से की। इससे पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर आला से मुलाकात की और बल्दियाती निज़ाम पर गुफ्तगू की। उसी हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकलाबी बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं जिसमें सूबों को बराह रास्त फ़ंड्स मिलेंगे। ये बात पहले भी कह चुकी है ये हुकूमत, और इससे पहले ये मिसाल हमने देखी थी जब वज़ीर आज़म कराची आए थे और उन्होंने 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था और ये कहा था कि ये सूबों को बराह रास्त फंड मिलेंगे। आज उसी बात को दोबारा से एग्जाम्पल किया गया और ये इसकी मिसाल दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तर हुकूमत जो की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस हवाले से दी गई। ये भी कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि 18वीं तरमीम की वजह से सूबे टैक्स जमा करने में नाकाम रहे और 18वीं तरमीम की वजह से ही वफाक जो है वो दिवालिया हो गया। उन्होंने कुछ सदारती निज़ाम की बात की। उन्होंने समझ मुझे नहीं आ रही सदारती निज़ाम की बातें, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये कौन कर रहा है, ये बात कहाँ से चली है, ये वज़ीर आज़म ने कहा। उन्होंने कराची का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कराची की हालत ये आप देख लें, वो ठीक हो ही नहीं सकता। बड़े शहरों के जो मेयर का इंतखाब, तो ज़ाहिर बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग थी, तो उन्होंने कहा बड़े शहरों का जो मेयर होगा उसका इंतखाब बराह रास्त होगा। इस तरीके से जो तहसील नाजिम होगा उसका भी इंतखाब बराह रास्त इलेक्शन के ज़रिए होगा। एक इनकलाबी बल्दियाती निज़ाम, इसकी बात की। मैं मालूम तारुफ करवा देती हूँ मैं आपका, उस हमें ज्वाइन करें। सीनियर एंकर पर्सन है उज़मा कारदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ग़ुलाम मुर्तज़ा भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। उसामा, मैं चाहूँगी मैं आपसे आगाज़ करूँ। सारे हुकूमत का मौक़िफ़ तो हम लेंगे ही। ये जो इनकलाबी बल्दियाती निज़ाम है जिसमें सूबों को बराह रास्त फंड्स मिलेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोग जाकर पूछ सकेंगे, गिरबान पकड़ सकेंगे उनके मोहल्ले में जो शख्स होगा उसका कि भाई डेवलपमेंट के फंड क्यों नहीं लग रहे, मेरे मसाइल घर के क्यों नहीं हल हो रहे, बाहर गली का जो मसला है, गटर का मसला है, पानी का मसला है, तुम क्या कर रहे हो उसके लिए, कम से कम उनसे वो जवाब ले सकेंगे। वरना यहाँ पर क्या होता है, एक MP MNA आप देखिए लाख से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी उनके वोट से, और बाकी आबादी आप समझ लें कहीं 4 लाख 3 लाख 2 लाख इस तरह से होती है। एक MP के अंदर और एक MNA के अंदर 4-6 लाख से आबादी वेरी करती है। तो इतने लोगों को किस तरह वो कर सकता है? और दुनिया भर में बुनियादी काम उनका यही है, पार्लियामेंट में जाएं और कानून साजी करें, वो कानून का इतलाक हो और फिर मुल्क आगे बढ़े। ये डेवलपमेंट का काम फिर कैसे हो सकेगा? वो जा ही नहीं सकते। उनके आप पता चला रहे जनाब MNA MPA का डेरा है, उधर लाइनें लगी हुई हैं, ना कोई जाता है, ना वो इतने पैसे खर्च करेगा, किसी से पूछेगा, बिल्कुल जानता ही नहीं उसको, उसका पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। तो सबसे बुनियादी काम ये होगा कि दुनिया भर में ये है कि जिस तक आपकी एक्सेस हो कि भाई आपको हमने मुंतखब किया, बताएं आपने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया, तो सबसे बुनियादी काम ये होगा उस बंदे तक उसकी एक्सेस हो जाएगी। और मेयर का इंतखाब जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि एक नई लीडरशिप आ सकेगी, एक नई क्रॉप आ सकेगी कहीं से उठकर कि एक आदमी अगर पूरे शहर को संभाल सकता है, अपनी एक काबीना अपनी मर्जी की बना सकता है और वहां से फिर वो अपना एक विजन लेकर पूरे शहर को आगे लेकर जा सकता है। इसी तरह से आप देखें तैयब उर्दवान इसी सिस्टम के तहत आए और आप देखिए वो छा चुके हैं। आज मुस्लिम दुनिया में क्या उनका मकाम है, किस तरह से बात करते हैं, वो इसी बल्दियाती सिस्टम मेयरशिप के सिस्टम के तहत आए और उन्होंने काम किया कि उन्होंने इस्तांबुल में सफाई का काम कर दिया। और ये मशहूर है कि वो खुद पहुंच जाते थे और सफाई खुद शुरू कर दी और फिर भागते थे लोग कि वो वहां पहुंच गया मेयर और सफाई कर रहा है। तो एक कोई बुनियादी काम अगर वो शख्स कर दे और तब्दीली ले आए और लोगों में अंदर हौसला और उम्मीद पैदा कर दे तो वो नेशनल पॉलिटिक्स में पहुंच सकता है। तो ये 2 काम होंगे, एक तो एक नर्सरी बनेगी कि नए लोग आ सकें, ये जो इजारादारी बन चुकी है कि चंद खानदानों की वही हैं, उन्हीं के रिश्तेदार MNA MPS बन सकते हैं, इसका खात्मा होगा। और दूसरा ये है कि आम आदमी ने जिसको वोट दिया है उसके वो मसले जो गली मोहल्ले के हैं, आप जाकर पूछ लें कि जी कूड़े का मसला है, जी मेरी गली नहीं बनी, ये नहीं बनी, ये बात बिल्कुल की बात करेगा तो कम से कम नौकरी नहीं तो ये मामला हल होंगे। चलें, ये वाकई निज़ाम तो बहुत अच्छा है, हम जानते हैं दुनिया भर में यही निज़ाम राइज है,
लेकिन उज़मा कारदार साहिबा, यहाँ पर तो एक बिल लाने पर इतनी मुखालफत हो जाती है। क्या MPs MNAs यानी कि हुकूमत के अंदर ही तो कहीं रिफ्ट शुरू नहीं हो जाएगी इस बात को लेकर? क्योंकि निज़ाम तो अच्छा है, लेकिन निज़ाम को लाने में, सिस्टम को चेंज करने में जो मुश्किलात आपके अंदरूनी तौर पर ज़्यादा नहीं होंगी, बाहर तो होंगी, अपोजिशन तो करेगी, लेकिन अंदर मामला सारे सही हैं। जी सुमैया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। पता नहीं आपको शायद वो प्राइम मिनिस्टर की पुरानी स्पीचेस कुछ याद हैं कि नहीं। उन्होंने कहा था जब हमारी हुकूमत आएगी तो फंड्स जो हैं वो सारे लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको डिवॉल्व किए जाएंगे। हत्ता यहाँ तक होगा कि हमारे MNAs और MPs टिकट के लिए कोई अप्लाई नहीं करेगा, सब कहेंगे जी हमने तो काउंसलर बनना है, क्योंकि फंड्स तो सिर्फ उन्हीं को दिए जा रहे हैं। तो देखें, पूरी दुनिया में जो इफेक्टिव सिस्टम है गवर्नेंस का वो लोकल गवर्नमेंट है। हमारी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने सिर्फ लिप सर्विस इसको दी है। पंजाब में ख़ास तौर पर 2013 में तो जब बिल्कुल इन्होंने कोई सिस्टम लाने की ज़रा बराबर भी कोशिश नहीं की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर के बाद 2017 में इन्होंने इलेक्शंस करवाए और इलेक्शंस करवाने के बाद इन्होंने एक ढेला किसी काउंसलर को नहीं दिया। तो सुमैया, बात सारी ये है कि अगर तो आपने सिर्फ ये ढकोसला रचाना है फिर तो बेकार है, लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तो विजन ही सारी है इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। वो कहते हैं कि एक आम, जैसा उसामा कह रहे थे कि एक आम बंदे की रसाई MNA और MP के पास तो नहीं होती, लेकिन जो उसका अपने मोहल्ले का काउंसलर है वो उसका गिरबान तो जाके पकड़ सकता है। और फिर ये इस वाले सिस्टम में सिर्फ ये गली नाले की बात नहीं है, आपके बहुत सारे जो हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं वो भी लोकल काउंसलर्स के अंडर आ जाएंगे। आपका LDA, आपका PHA, बिल्कुल एजुकेशन, 140 अरब के जो फंड्स हैं वो डिवॉल्व किए जाएंगे। चलें, अल्लाह करे कि ये निज़ाम वाकई इतना स्मूथली आ जाए उज़मा साहिबा। और जहाँ तक आपने स्पीचेस की बात की, सारी स्पीचेस, सारे वादे दावे पूरी कौम को याद है, कौम नहीं भूली है, क्योंकि इसी चीज़ों के जरिए तो ज़ाहिर आप लोग हुकूमत में आए। गुलाम मुर्तज़ा, ज़रा ये बताइएगा कि अभी ये जो खबर दी है वज़ीर आज़म ने कि शब्बर ज़ैदी को FBR का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है, ये कितना फ़ायदेमंद होगा? क्या इस हवाले से क्या चेमगोइयाँ की जा रही थी इससे पहले वफाक में, ज़रा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया समीर उस्मान साहबा। ये जो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि इससे पहले सोच गवर्नमेंट की ये थी कि वो वज़ारत ख़ज़ाना से या कोई कैरियर जो कस्टम्स के ऑफिसर्स हैं उनमें से या FBR में से किसी को लगाएं, लेकिन अभी उन्होंने टैक्स कंसल्टेंट हैं शब्बर ज़ैदी और बड़ा नाम है उनका इकॉनमी के हवाले से भी, तो उन्हें तैनात किया है। वज़ीर आज़म ने ये बताया अभी कुछ देर पहले। बुनियादी तौर पे 2-3 चैलेंजेस हैं। सबसे अहम चैलेंजेस ये हैं कि तकरीबन 500 से लेके 550 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है इस वक्त, और हमारे पास टाइम है 60 डेज़ ओनली। सही, उससे भी कम है क्योंकि मई और जून का महीना है जिसमें हमने टैक्स कलेक्शन पूरी करनी है। अब 500 बिलियन वो शब्बर ज़ैदी साहब कहाँ से इकट्ठा करेंगे? और दूसरी बात ये है कि नीचे जो 15 कामन के, 14 कामन के, 13 कामन के, 12 कामन के जो ऑफिसर्स वहाँ पे सीनियर मोस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको वो किस तरह से एतमाद में लेंगे, वो किस तरह से अपनी टीम फॉर्म करेंगे, क्या उन्हें फौरी तौर पे वो तजवीज़ करेंगे कि कहाँ से टैक्स कलेक्शन करनी है? क्योंकि 2-3 ऐसे इश्यूज़ थे जिनकी बिना पे जो साबका चेयरमैन थे वो बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन उनको अपने ही ऑफिस में जो रेजिस्टेंस का सामना था और उनके ऑफिसर्स बारहा इधर उधर बातें करते थे कि इनको हटाया जाए, हम इनके नीचे काम नहीं कर सकते, लेकिन इतना देर कर दी इस फैसले में कि इस मरतबा 500 अरब रुपये का शॉर्टफॉल डायरेक्टली हिट कर रहा है पाकिस्तान के महसूलात को। बिल्कुल। दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान में बैठा हुआ है और अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। एटलीस्ट वो हमें 1000 अरब रुपये के मज़ीद टैक्सेस के लिए राज़ी कर लिया है। काफ़ी कुछ जो है उनके साथ लिख के, यही वो सवाल है गुलाम मुर्तज़ा। बात ये है कि नेक्स्ट ब्रेक में ले लूं, फाइनेंशियल ईयर्स ब्रेक लेने दें मुझे, ब्रेक ले लूं। यही सवाल उठाएंगे कि IMF की एक शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि आपने 5000 अरब रुपए का टैक्स नेट करना है, जो कि हुकूमत कही थी कि 4500 का हो। क्या हुकूमत ने ये शर्त मांग ली है? FBR में क्या इस्लाहात होंगी? इन सवालों के जवाब हम लेंगे। इस ब्रेक के बाद मजीद भी इशूज़ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
बैक टू द शो। और वज़ीर आज़म ने न सिर्फ बल्दियाती निज़ाम की वजह से ब्रीफिंग दी बल्कि मुआशरी टीम में तब्दीलियाँ की गई हैं। ज़ाहिर है इससे पहले ऐलान कर दिया गया था हुकूमत की जानिब से कि गवर्नर स्टेट बैंक अब रज़ा बाक़िर होंगे। अब ज़ाहिर चेयरमैन FBR का मामला था, शब्बर ज़ैदी का नाम सामने आ गया है। शब्बर ज़ैदी जो कि टैक्सेशन के माहिर हैं और 2013 की इंतखाबात से पहले अबूरी हुकूमत का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के, और ये ज़ाहिर है एक बड़ा नाम है उनका। अब उनके आने से कितनी बेहतरी आएगी? उसामा, मईशत में बेहतरी के इम्कानात कुछ रोशन हुए हैं मुआशी टीम में तब्दीली से, क्या कुछ मईशत में ही बेहतरी आएगी? एक बात तो तय है कि जो लोग हमारे अपने पास थे, यहाँ पर मौजूद थे, पूल में थे, जिस तरह से अभी गुलाम मुर्तज़ा भी बात कर रहे थे, उनसे तो काम नहीं हो रहा था, उनसे समझ नहीं रहा था। अब ये मैं देख रहा था अपोजिशन कह रही है कि जनाब ये IMF के हवाले कर दिया। तो जब माजी में 22 दफा IMF से मुआहदे हुए तब किसके हवाले किया गया था? और फिर वो बातें क्यों नहीं मानी गई जो IMF से आप तय करते हैं कि हम रियलिस्टिकली इस इकोनॉमी को चलाएंगे? कभी नहीं आपने चलाया। अब जो ये लोग हैं, किसी से आप पूछ लें, इनकी रेपुटेशन पर आप कोई सवाल नहीं उठा सकते कि ये क्या शब्बर ज़ैदी साहब, किसी को बताने की जरूरत है कि उनका कितना ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, वो कितने लायक आदमी है, कितने समझदार आदमी है। इसी तरह से डॉक्टर रज़ा बाक़िर का आप देख लें, जहाँ जहाँ उन्होंने गए हैं, परफॉर्म किया है। अब आप एक पाकिस्तानी है उसकी फिर अब आप शक करेंगे कि अच्छा ये पाकिस्तान को सर्व करेगा नहीं करेगा, ये तो फिर एक अलग बात है, वो तो उनके काम करने से पता लगेगा। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान पर ऐसा वक्त अब आ जाए कि हम IMF के पास जाना ही ना पड़े। लेकिन अब जा रहे हैं तो देखिए, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जब आप उनसे कह रहे हैं कि हमें कर्जा दो तो फिर उनकी शराइत आपको माननी पड़ेगी। आ गई, आपने बहुत ज्यादा देर कर दी है। और ये जो स्टेबिलिटी आएगी ये निचली सतह पर, आज आप देखिए महंगाई का तूफान एक तो रमजान में हर साल आ जाता है, फिर पेट्रोल महंगा हो गया, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास पैसे नहीं है कि आप चलें पेट्रोल बाहर सस्ता हो गया तो आप लोगों को यहां पर सब्सिडी दे दे। पहले आप बिजली पर आप कर रहे हैं, इतनी महंगी बिजली बनाकर, और फिर ट्रांसमिशन लाइंस में इतना ज्यादा खर्चा आ जाता है, वहां पर लॉस। कोई एक चीज आप मुझे बता दें, कोई एक इदारा ऐसा बता दें जो लॉस में नहीं जा रहा, रियासती इदारा, सरकारी इदारा। फिर आपने आज तक इनको प्राइवेटाइज उस तरह नहीं किया, उस पर सियासत होती रही। अब IMF जो है वो आपके कंधे पर, यहाँ कनपट्टी पर पिस्तौल रखेगा और कहेगा करो प्राइवेटाइज, फिर आप करेंगे। तो ये अलमिया है हमारा और इससे हमें निकलना होगा। जहां तक आपने बेहतरी की बात की, मैं समझता हूं बड़ी अच्छी चॉइसेस हैं ये दोनों। अल्लाह करे कि ये बेहतर काम कर सकें। और वो जो होता है स्टेट बैंक को कह देते हैं जनाब महंगाई हो रही है, नोट छाप दो, हम ये डेवलपमेंट के लिए नोट छाप दो, स्टेट बैंक से नोट छपाई जाए, और महंगाई फिर और बढ़ती जाती है। ये काम अब नहीं हो सकेगा, कुछ डिसिप्लिन आएगा। और शब्बर ज़ैदी साहब शायद, चूंकि खुद उनको पता है कि टैक्स चोरी किस तरह होती है, कौन कहाँ कर रहा है, तो अल्लाह करे कि वो आइडेंटिफाई करके कोई निज़ाम ऐसा ला सकें, डिजिटलाइज कर सकें कि बस आप डाटा डालें, एक ID कार्ड का नंबर डालें किसी का भी, उसामा गाजी का, आपको पता लग जाए उसके बच्चों, बीवी, बहन, भाई के नाम क्या क्या प्रॉपर्टी, कहाँ कहाँ कितनी है, कब उसने कोई चीज़ गाड़ी खरीदी, कब बेची। तो ये सब इंटीग्रेट हो, वरना अमीर से आप टैक्स ले ही नहीं सकते और हम इसी चक्कर में रहेंगे और सारी उम्र यही रोना रोते रहेंगे। ठीक है उस्मा खट्टर साहब, ये तो ज़ाहिर है अब पता चलेगा कि अब शब्बर ज़ैदी साहब किस तरह काम करेंगे हुकूमत के लिए, और वाकई वो जो शराइत IMF की वो भी पूरी करनी ज़रूरी है। लेकिन क्या ये बात तय हो गई कि ज़ाहिर तजुर्बाकार लोग ही मुल्क चला सकते हैं? सुमैया, देखिए हमारा सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का ये रहा कि हम कभी टैक्स कल्चर इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सके। 20 करोड़ आवाम का बोझ सिर्फ 15-16 लाख टैक्स पेयर्स या फाइलर्स तो नहीं उठा सकते ना। तो अब इस हुकूमत की जो डायरेक्शन और पॉलिसी है कि FBR में सबसे पहले तो उन्होंने जो एक पॉलिसी मेकिंग और दूसरे इम्प्लीमेंटेशन, इनको अलग-अलग किया है। अब टीम पूरी इसलिए चेंज करनी पड़ी कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, उनको चाहिए परफॉर्मेंस। और जब वो देखते हैं कि जो उनकी विजन के मुताबिक एक चीज़ उतनी अच्छी नहीं हो रही है, किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं, तो उनको वो टीम अपने ऊपर नीचे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो चाहिए, आवाम की बेहतरी चाहिए। अब देखें, मैं भी हमाद अजहर को मैं सुन रही थी कि कम से कम 50 लाख ऐसे लोग हैं जिनको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जिसका जरूर करें टीम में तब्दीली माफी के साथ उस्मा साहिबा, लेकिन आवाम को कुछ रिलीफ दे दें। बेचारे आवाम जो है महंगाई में पिस गए हैं, चीखें निकल रही हैं आवाम की अब महंगाई से। देखिए आपके अपने एनालिस्ट ने भी क्या बताया है कि 500 अरब का शॉर्टफॉल है जो जून तक आपने आपने कहां से लेके आना है, मुझे बता देना। कोई यहाँ पे अमीर बंदा पैसा दे चले एक सवाल रखते हैं, चाहता ही नहीं। चले एक सवाल रखते हैं, बिल्कुल सही, देना चाहता ही नहीं है। चलें वो टैक्स जमा करने वाली हुकूमत का काम है, लेकिन एक सवाल रखते हैं ना कि एक साल में क्या कोई भी वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर डाल सकता है या नहीं डाल सकता? ये सवाल इतना आसान है या नहीं है? उसामा ज़रा सा इस पर जवाब दे दें, फिर मुझे आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं।
कम से कम सम तो दुरुस्त कर सकता है, जिसमें अभी तक देखिए मैं समझता हूं कि ये हुकूमत नाकाम रही है। अभी तक चेंजेस लाने का मतलब ये है कि जो लोग पहले आए 8 महीने में वो काम नहीं कर सके, अब इनको भी आपको ज़ाहिर है 8 महीने तो कम से कम फिर इनको भी देने पड़ेंगे। तो अभी तक हम वो टीम नहीं ला सके। FBR के बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद कह दिया था कि मैं इदारे खत्म कर दूंगा। तो इतनी उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि ये इदारे काम ही नहीं कर पा रहे, इतनी ज्यादा इनमें करप्शन है, ये गल सड़ गए हैं। और देखिए पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर अमन और अमान को सबसे ज्यादा खतरा पुलिस से है, यहाँ पर टैक्स कलेक्शन को सबसे ज्यादा खतरा FBR से है, क्योंकि वो लोग खुद जाते हैं कि भाई ये 100 रुपया टैक्स बनता है, 10 रुपए मेरी जेब में डाल दो, 2 रुपए दे दो, मैंने ही लिखना ना, कोई मसला ही नहीं है। और जाकर उसी को पकड़ो जो बेचारा पहले टैक्स दे रहा है, उसी को जाकर पकड़ लो, ब्लैकमेल कर दो। ऐसा ही होता है। ये इदारे, और मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुकी है, तो इनको बेहतर करना होगा। लेकिन अभी तक वो डायरेक्शन जो है, मुझे लगता है अब इस बजट में पता लगेगा कि कोई डायरेक्शन नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही, या फिर वाकई जिस तरह असद उमर साहब कह गए कि आकाश होगा, बेहतरी आ जाएगी। ये बजट जो है IMF की जो शराइत है उसका आकाश होगा। खैर असद उमर साहब ये बात कह गए तो फिर हम जरा सा उस पर भी सोचने में मजबूर। चले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 7 मई है और 7 मई साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जेल वापसी का टाइम है और उसके लिए इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। नून लीग जो अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है, लेकिन नवाज शरीफ की वापस जेल के लिए बाकायदा रैली का एहतमाम किया गया है। और आज मरियम नवाज ने एक तस्वीर ट्वीट की, ज़रा प्रोड्यूसर साहिबा वो तस्वीर दिखाइएगा। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि उस तस्वीर में ऐसा क्या है, कल कोई तारीखी दिन है, कल कोई इनकलाब आने वाला है, क्या है कल? ये तो तय था ना कि 6 हफ्तों की मोहलत मिली थी ज़मानत पे, उसके बाद तो जाना ही था नवाज शरीफ साहब को वापस जेल। लेकिन 7 मई का दिन, चलो चलो लखपत जेल चलो, क्या कोई जलसा होने जा रहा है? क्या कोई इनकलाबी सूरत हाल है? क्या हो क्या रहा है? ये गुलाम मुर्तज़ा बड़े इंतजामात किए जा रहे हैं, हालांकि नून लीग अब अंदरूनी तौर पर टूट फूट गई है, तय ही नहीं कर पा रही कि नून लीग ने करना क्या है। कल क्या कोई जलसा है, रैली है, कोई इनकलाब आ रहा है नून लीग में, क्या हो रहा है कल? बुनियादी तौर पे होता ये है कि नवाज लीग में कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी तरह से बात बन जाए, किसी जगह पे उनकी सुनी जाए, लेकिन उस वक्त तक खामोशी इख्तियार की जाती है। जो ही पता चलता है कि बात नहीं बन रही है और ये इनको झेलना पड़ेगा पॉलिटिक्स भी, और जो इस वक्त उनकी सज़ा है वो भी उसे बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो वो फौरी तौर पे अवाम से राब्ते की कोशिश करते हैं। अब ये नाकाम कोशिश होगी, क्योंकि इस वक्त जब ये वापस जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इन्होंने रिलीफ मांगा, वहाँ से रिलीफ नहीं मिला। उसके साथ इन्होंने जिस मकसद के लिए 6 हफ्तों की रुखसत ली थी और बाहर आए थे, ज़मानत मिली थी, उस मकसद में एक दिन भी उन्होंने उसके ऊपर सर्फ नहीं किया। तो लोगों को नहीं होता है किसी भी काम के लिए कानूनी लफ्ज़ है कि अगर आपने जिस मकसद के लिए वो सज़ा मुअत्तल करवाई थी 6 हफ्तों के लिए, उस मकसद को हासिल किया, आपने नहीं हासिल किया, तो फिर इसी चीज़ को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इन्होंने अपनी दरख्वास्त जो थी ज़मानत वो रिजेक्ट करवा ली है। और इसके साथ साथ लगता ये है कि ये प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ख़ानदानी लड़ाई बहुत ही धीरे धीरे इनके अंदर सरायत कर गई है, जो कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो लंदन में हैं और वो वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनके हवाले से बात ये है कि वो काम करने के लिए रेडी थे। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा था कि मुझे इमरान खान के साथ काम करने में कोई मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन मियाँ साहब जो थे, उन्होंने, मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोनों ने अपनी राहें, वो नाराज़ होकर वहाँ जाके बैठ गए। नहीं नाराज़ होकर वहाँ, अब आप जो एक नई स्टोरी बता रहे हैं की चेयरमैनशिप थी। गुलाम मुर्तज़ा साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो बात एक फैली हुई है और ये तासुर है कि NRO ले लिया गया है, ये खामोश तय हो गया है, खामोशी नून लीग ने इख्तियार कर ली है, शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? बयानिया किसका चल रहा है नून लीग में? देखिए NRO जो है ना जी, बुनियादी तौर पे लफ्ज़ NRO यूज़ होता है। NRO नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस कोई ना कोई किसी न किसी वजह से जारी होगा, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।